क्या कर रहा है यार डेविड? करा दी ना बेइज्जती तूने मेरी लाइव क्लास में आज यार। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि ये है ना देवित आपके भैया। अभी क्या हुआ कि मैं था नॉर्मल, अपने जो नॉर्मल शर्ट होती है ये अभी तुम्हें दिखी होगी थोड़ी थोड़ी सी। तो मैं अभी इस वाली शर्ट में था, ठीक है। तो अब क्लास लेने के लिए मेरे को शर्ट चेंज करनी थी, तो मैंने जल्दी से साइड में शर्ट चेंज कर ली। तो जब मैं शर्ट चेंज कर रहा था तब मैंने निमित से पूछा, मैंने कहा कि भाई मैं दिख तो नहीं रहा हूँ उसमें बोर्ड में या किसी में? कह रहा नहीं दिख रहा है। तो सब क्लियर हो गया, सब सही हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको शर्ट पकड़ाई, मैंने कहा ये टांग दे पीछे। तो इसने ली और ऐसे करके दिखाते हुए टांगी है पूछी पूरी कि तुम्हें भी दिख जाए। मैंने कहा हो गया, हो गया लॉल, हो गया, बस बचा लिया, बचा लिया। इतना मुश्किल से पूरा ऑरा फ्रेम करा सारा रॉ चलता है, ठीक है। चलिए जी, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी चैनल नहीं, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक और नए पड़ाव की तरफ, एक नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये आपकी 10वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मेरी जान जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पर हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। ठीक है, शनाया मलो। अबे यार तुम्हारे जो प्रशांत भैया है ना यार, मेरा ट्रिक कर दी ना रिवील उसने, मेरी ट्रिक कर दी ना उसने रिवील, है ना, कर दी ना उसने ट्रिक रिवील। देखो एक हैक है, ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। ये हैक मेरा नहीं है वैसे तो। ये हैक तुम्हें क्या लग रहा है मेरे में दिमाग है कि इस तरह? मेरा नहीं है, किसका हैक है तुम समझ जाना। ये जो बैठा था अभी यहाँ पे निमित भैया आपके, उन्हीं का हैक था। उन्होंने किसी और नाम से उबर में सेव कर रखा था। तो उससे क्या होता है ना कि जब उबर आप बुक करोगे तो वो जो वेट होता है वो वेट बहुत कम हो जाता है और तुरंत राइड आ जाती है, तुरंत जो कैब वाले भैया हैं वो तुरंत आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया तरीका है। तो हमने फिर अपना उबर पे नाम चेंज करके, मैंने कहा नाम चेंज कर देते हैं, फ़ोटो भी कुछ ऐसे ही फर्जी फ़ोटो लगा दी, है ना। और तब हमने देखा यार कैब तो बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। तो ये एक ट्रिक थी, सीक्रेट ट्रिक थी, जो कि आपके प्रशांत भैया ने रिवील कर दी है। क्या यार, अबे कोई नहीं है शनाया पनाया, मैं तो खुद नहीं जानता, मेरे को क्या पता। मैं तो उबर में लिख रखा था कि जल्दी से ट्रिप आ जाए, और हो भी रहा था, वो बढ़िया चल रहा था। फिर उसके बाद अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा यार। अच्छा, मुझे शनाया दीदी बोल दिया तुमने। अब क्या करे भाई, देखो लड़के बेचारे क्या करें, लड़कों के नाम पे कैब आती नहीं है। हमारा शोभित निर्माण लिखा हुआ था, कैब वाले भैया एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो हमने थोड़ा हैक लगाया, हैक लगाया तो एक्सेप्ट होने लगे। फिर जब वो कैब वाले भैया आते थे फिर वो ऐसे देखते थे, अच्छा बेटा, वह वाला मीम अंडरवर्ल्ड उस टाइप के ऐसे देखते थे, बेटा जो तूने आज करा है। चलिए 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 जी, चलिए। तो ऐसे रैंडम नाम था, क्या करें। नहीं, अब मैंने वापस शोभित निर्माण कर दिया है। अब मैंने कहा अब जितनी लेट आनी आ जा, अब तो मैं अपनी आइडेंटिटी से ही जाऊंगा, अब मैं फेक आइडेंटिटी से नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। तो नया चैप्टर, नई शुरुआत, पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर से आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है, एक बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। क्लास 10th में ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में मेरे को लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर इसमें लग रहा होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, भली भांति तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरी जान। तो कोरा पन्ना निकाल लीजिए, कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनोमियल्स लेक्चर नंबर 1, और फिर हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसको जानने के लिए ना कुछ टर्म्स जानने की जरूरत है। पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसको जानने के लिए कुछ टर्म्स जानने की जरूरत है। ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, इस नाम का चैप्टर तुमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी से तुम्हें रिपीट कर देता हूं। देखो 2 चीजें होती हैं मेरी जान, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल।
एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं तुम्हारे वेरिएबल। एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे हम क्लास अपने मैथमेटिक्स में एक्स नाम का बहुत यूज करते हैं, है ना, एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी, है ना, जी। हमारे बचपन में हम इसको जेड बोलते थे, फिर हम जब बड़े हुए तो हमें पता चला इसको जेड नहीं बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं। हमने कहा हम पूरी बचपन, हमारी पूरी जवानी खराब हो गई, हमने तो जी जेड ही बोला। चलो, तो स्मॉल जी हो गया, है ना, पी से, स्मॉल क्यू से, इन सब से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे मान लो एक इक्वेशन है x-3 बराबर 0, एक इक्वेशन है x-2 बराबर 0। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 3 आती है, यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो 2 आती है। x तो अपना रंग बदल रही है। भैया आप यार पर्सनल हो रहे हो यार, क्या याद दिला दिया आपने। मैं क्या करूं यार, तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है तो। अरे मैं यहाँ वाले मैथमेटिक्स वाले एक्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पे x बराबर 3 है, यहां पे x बराबर 2 है। x वेरी कर रहा है, कहीं पे 3 कहीं पे 2, तो x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और जो चीज वेरी करे, उस वेरी करने वाली चीज को हम प्यार से वेरिएबल बुलाते हैं। उसको हम प्यार से वेरिएबल बुलाते हैं। तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, उस फिक्स्ड वैल्यू वाली चीज को हम कांस्टेंट बुलाते हैं। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो ये इंडिया में भी 2 ही कहलाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 ही कहलाया जाएगा, न्यूजीलैंड में किसी को ये दिखाओगे तो वो कहेगा दिस इज 2। कोई तुम जापान में जाके कहोगे तो वो भी 2 ही बोलेगा, यूरोप में जाके बोलोगे तो 2 बोलेगा, चांद में जाके भी बोलोगे तो ये इसको 2 ही बोलेगा। तो फिक्स्ड वैल्यू वाली चीज को जो हर जगह फिक्स्ड है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पाई की, तो पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है, चांद में भी किसी से पूछोगे तो ये उसे बोलेगा पाई है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे, उन फिक्स्ड वैल्यू वाली चीजों को हम कांस्टेंट बोलते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। भैया पाकिस्तान में से 2 बोलेंगे, पाकिस्तान वालों को तो रैपट मारेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल तुम्हें समझ में आ गया। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से बनी हुई इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। भैया क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया? मैंने कहा मेरे को भी नहीं आया। देख सुन, क्या बोला मैंने। जैसे मान ले 2x - 3y + 4 लिखा है, तो ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का? देखो इसमें वेरिएबल भी आ रहे हैं, इनमें कांस्टेंट भी आ रहे हैं, तो इन वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सचर को, कॉम्बिनेशन को प्लस माइनस से कंबाइन कर दिया। इस पूरे मिक्सचर कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्राइक, क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, इस कॉम्बिनेशन मिक्सचर को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या हो गया? क्या स्पैम करे जा रहे हो तुम? रैपट पड़ेगा तुम्हारे पहले तो जाके। क्या हो गया? क्या हो गया? स्पैम चल रहा है बस। बंद कर दूंगा चैट थोड़ी देर के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, जिससे ना तुम पढ़ाई पे फोकस कर लो। अब चलो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं मेरी जान? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनाए। जैसे कुछ भी हो सकता है, 2√x - 3y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 14y - 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/x - 2y + z, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। 4x² - 3x + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जितनी भी चीजें कांस्टेंट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा जिसकी वैल्यू फिक्स रहे।
हमने वेरिएबल के वैल्यू में पढ़ा जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, और फिर हमने कहा कि उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं इस चैप्टर की, अब बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। भैया ये पॉलिनोमियल क्या होता है? चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। मैं एक अंग्रेजी डेफिनेशन याद करके आया हूं, ठीक है, रट के आया हूं, मुझे भी नहीं आती अंग्रेजी, क्या करें। तो मैं एक अंग्रेजी डेफिनेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रट के आया हूं, तो मेरे को प्लीज डिस्टर्ब मत करना, जो दिमाग में जल्दी जल्दी से लिख देता हूं वरना भूल जाऊंगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग, is an algebraic expression having वेरिएबल की पावर में होल नंबर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम पॉलिनोमियल कह देंगे। क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर होना चाहिए। जिन जिन में वेरिएबल की पावर पे होल नंबर होगा उन सबको हम पॉलिनोमियल कह देंगे, उन सबको हम पॉलिनोमियल कह देंगे। भैया नहीं समझ में आया, अभी भी थोड़ा एग्जांपल से समझा दो। मैंने कहा सुन, जैसे मान ले इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें देख वेरिएबल की पावर में 1 है, वेरिएबल की पावर में 1 है, यहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, जीरो के आगे वाले जो होते हैं ये होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो उन्हें हम पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे अगर इसकी बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर में 1/2 माइनस 3y की पावर में 1। तो ये देखो, ये 1/2 जो है ना मेरी जान, ये 1/2 ये होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो अगर किसी भी वेरिएबल, तुम कहोगे भैया यहां तो है ना, सारे वेरिएबल की बात हो रही है, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर होने चाहिए। अगर सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे अगर इसकी बात करें तो यहां पे हम देख सकते हैं, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर में -1 माइनस 2y की पावर में 1 प्लस z की पावर में 1। तो यहां तो होल नंबर दिख रहे हैं, पर ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है, और जहां पे होल नंबर नहीं है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करें, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसकी बात करें, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या है सिंपल सी चीज? कि भैया वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है देन इट इज अ पॉलिनोमियल, देन इट इज अ पॉलिनोमियल, देन वो एक पॉलिनोमियल होगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। कांस्टेंट को नहीं देखना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना। जैसे यहां पे 2 तो कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स को नहीं देखना, कांस्टेंट होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हम उसे कह देंगे कि हां जी ये एक पॉलिनोमियल है। सिंपल सा आर्ट समझ में आ गया। चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। कोई भी तुमसे पूछे बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है, तुम कहोगे भैया वेरिएबल की पावर में होल नंबर है क्या? अगर है तो पॉलिनोमियल। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया, ध्यान से सुनना मेरी जान, ध्यान से सुनना मेरी जान। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पॉलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है। पी एक्स का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, अ पॉलिनोमियल, देखना पी एक्स जहां पे लिखा होता है इसका मतलब होता है अ पॉलिनोमियल इन एक्स। कहीं पे लिखा जाएगा अगर पी वाई तो उसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। यहां पे ये वाई होना चाहिए, एक्स क्यों लिखा है? यहां पे जब वेरिएबल सारे वाई हैं तो ये पी वाई होना चाहिए, ये पी वाई होगा, पी वाई होगा। ठीक है, तो ये पी वाई लिखना है इसको,
ये पी वाई है, पी वाई है। तो पी वाई कहीं पे लिखा हो तो पी वाई मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल सारे वाई हैं। कहीं पे अगर पी जेड लिखा है तो पी जेड का मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे वेरिएबल जेड हैं। इसको पी भी लिख देते हैं, है ना, कहीं जगह जी एक्स भी लिख देते हैं, कई जगह एफ एक्स भी लिख देते हैं, सारी सेम ही बात है, सारी सेम बात है, सारी सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स लिख दें, जी एक्स लिख दें, एफ एक्स लिख दें, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, पी वाई मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, पी जेड मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमसे बोला गया है कि बताओ पी वाई जो है क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट अ पॉलिनोमियल, यस और नो। जल्दी जल्दी आप सभी के पास एक प्यारा सा पोल डाल देते हैं, आप सभी के पास एक प्यारा सा पोल डाल देते हैं। कल का दिन हो गया था यार, पोल पोल नहीं खेला था, चलो छोटा सा पोल खेलते हैं, छोटा सा पोल खेला जाए, छोटा सा पोल खेला जाए। तो एक पोल डाला जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, थोड़े मजे लें, यस और नो, ठीक है। चलो बताओ, आ रहा होगा तुम्हारे पास पोल, आ रहा होगा, आ रहा होगा। हमें पूछा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताओ। पोल आ गया, पोल में लिखो ना, चैट में लिखे जा रहे हो, पोल में लिखो। हाँ जी, क्या आया, क्या आया रिजल्ट। 97.9% बच्चों ने बोला है यस और 2% बच्चे नो क्यों बोल रहे हो बे? क्या गलती दिख रही है तुम्हें इसमें? वेरिएबल की पावर में 2 होल नंबर, वेरिएबल की पावर में 1 होल नंबर, तो सारी वेरिएबल की पावर में होल नंबर तो हैं। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हम कह देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। हाँ जी, ये एक पॉलिनोमियल है। इफ यस, अगर यस है, हाँ जी हमारा यस है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स कहते करते हैं भाई, माइनस प्लस के अगल बगल जो होती है ना वो सारी टर्म्स होती हैं। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बताओ। कोफिशिएंट का मतलब, कोफिशिएंट का मतलब क्या चिपका हुआ है। तो वाई स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? वाई स्क्वायर के साथ 3 चिपका हुआ है, तो 3 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के साथ क्या चिपका हुआ है? तो वाई के साथ -2 चिपका हुआ है, तो -2 आ गया। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 4 एक कांस्टेंट टर्म है तो +4 आ गया। लास्ट हमसे पूछा हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भैया डिग्री का मतलब क्या होता है? भैया बीटेक एमटेक यहां चलती है क्या? डिग्री का मतलब होता है मेरी जान, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल। वेरिएबल की कौन सी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है उसका मतलब होता है डिग्री। तो यहां पे हम देख सकते हैं एक है वेरिएबल की पावर 2, एक है वेरिएबल की पावर 1। हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 और 1 में सबसे बड़ा क्या है? 2 होता है। तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है मेरी जान, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आता नहीं है, बट ठीक है, फिर भी पॉलिनोमियल का बेसिक समझ में आ गया हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से देखना। मान लो एक पॉलिनोमियल है इन एक्स, ठीक है, एक पॉलिनोमियल इन एक्स, वो है x-3 का होल क्यूब। इसमें हमसे पूछा है बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या है। बस दो चीजें पूछी है, डिग्री बता दो और नंबर ऑफ टर्म्स बता दो इस पॉलिनोमियल की। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, डिग्री बता दो और नंबर ऑफ टर्म्स बता दो।
बताओ। क्या लग रहा है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक टर्म, दो टर्म, दो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहां पे तो वेरिएबल की पावर 1 ही है, तो वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री 1 आ गया। 2 and 1 इज योर आंसर। सही है, 2 and 1 इज योर आंसर। 2 and तुम बड़े हो गए यार, तुम लोग हैं, तुम लोग बड़े हो गए। 9th वालों को सेम, 9th में भी सेम चैप्टर चल रहा है ना, पॉलिनोमियल्स ही चल रहा है, आज ही शुरू करवाया उनका भी, तुम्हारा भी आज ही शुरू करवाया है। उनको ये क्वेश्चन दिया था, उन्होंने सबने 2 और 1 लिखा था। तुम्हारे चैट में नहीं दिख रहा मेरे को 2 और 1 है। बड़े हो गए, शाणे हो गए बेटा, बड़े हो गए अब तुम, हैं अब तुम मैच्योर हो गए, अब दिमाग आ गया तुम्हारे अंदर है। वाह यार, मेरे को एक्सपेक्टेड था बहुत सारे बच्चे 2 और 1 लिखेंगे, 9th में 2 और 1 लिखा था, तुम बड़े हो गए हैं। 2 और 1 इज नॉट द राइट आंसर। क्यों नहीं है राइट आंसर, मैं बताता हूं। 2 और 1 इज नॉट द राइट आंसर। जिन भी एक दो बच्चों का अगर 2 और 1 आ रहा है, मैं बताता हूं मेरी जान। देखो, अगर फर्दर सॉल्वेबल है, क्या बोला मैंने? अगर फर्दर, अरे हट जा भाई, अगर फर्दर सॉल्वेबल है, अगर फर्दर सॉल्वेबल है तो उसको पहले और आगे सॉल्व करो। भाई a माइनस बी का होल क्यूब और आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको तो नहीं कर सकते थे, ये तो आगे इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकता था, पर ये तो हो सकता है ना। तो जो भी चीज फर्दर सॉल्वेबल होती है उसको पहले जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, फिर आंसर दो। a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। तो इसको अभी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 3 3 9, 9x इंटू एक्स माइनस 3, और अभी भी अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 थी 27x। तो अब ये बन गया हमारा, ये जो पॉलिनोमियल gx था ये हमारा बन गया एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27। अब ये आगे और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है, इसके आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो अब इस बेसिस पे आंसर देना है, इस पॉलिनोमियल के बेसिस पे आंसर देना है। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? इस पॉलिनोमियल के बेसिस पे अब हमें आंसर देना है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल, अब इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, अब ये बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में आ चुका है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? इसके हिसाब से आंसर बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल। कौन सी पावर हाईएस्ट है? 3 है, 2 है और 1 है। हाईएस्ट कौन सी है? 3, तो डिग्री हो गई इसकी 3। समझ गए मेरी जान? समझ गए मेरी जान? जल्दी से फिर ये भी लिख दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बता दो, एक्स स्क्वायर बता दो, एक्स बता दो और कांस्टेंट टर्म बता दो। ये सारे भी जल्दी जल्दी से लिख दो और इस क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से लिख दो, जल्दी जल्दी से लिख दो, जल्दी जल्दी से लिख दो। गुड यार, अटेंटिव बच्चे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अब सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि डिग्री बताओ या नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछ भी रहा है तो वो ऐसे ही पूछेगा जिसमें और फर्दर सॉल्व हो सकता है। तुम डीपीपी में देखोगे मैं इस तरह के क्वेश्चंस डालूंगा तुम्हारे लिए जिसमें और फर्दर सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। हो गया। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या चिपका हुआ है, तो एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है? 1 चिपका हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? -9 चिपका हुआ है। एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है? 27 चिपका हुआ है। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -27 है। ठीक है जी, डन है। साइन के साथ लिखना होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस को तो जरूरी नहीं है लिखना, पर माइनस तो मेंशन करना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको तुम होमवर्क में कर लेना अपना, है ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वही नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह ये सब हमसे पूछी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा,
एक चीज रह गई है, ध्यान से देखना। दो होते हैं, दो टाइप के और पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे एग्जांपल मान लो 2 है, 3 है, पाई है ना। इस टाइप के जो होते हैं ये होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल मतलब जो जीरो होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो सबको पता होता है, कांस्टेंट मतलब ये हो गया, जीरो मतलब ये हो गया, ठीक है। इसमें सवाल कहां से बन जाते हैं, अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री की, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री की, डिग्री जो है ना, डिग्री के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करें। देखो जैसे अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर में 0, क्योंकि एक्स की पावर में 0 तो 1 होता है, और 1 इंटू 2 बचेगा तो 2 ही है ना। ऐसे 2 इंटू एक्स की पावर 1 नहीं लिख सकता क्योंकि ये तो 2x हो जाएगा, तो ये सेम कैसे हुआ। मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स की पावर में 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 हमेशा 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो इसको मैं इस तरह से सोच सकता हूं कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स की पावर 0, है ना, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है और 2 इंटू 1 वापस 2 ही आ जाएगा, तो कोई हानि नहीं पहुंची, कोई हानि नहीं पहुंची। इसको भी ऐसे ही मान सकता हूं, ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स की पावर 0, इसको भी ऐसे ही मान सकता हूं पाई इंटू एक्स की पावर 0। तो ये सारे वापस यही बन जाएंगे, ये सारे मल्टीप्लाई होकर वापस यही बन जाएंगे, तो कोई अंतर नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए लिख दिया। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, फिर डिग्री आ गई इसकी 0। डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई 0, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जीरो पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल में भी तुम कहोगे भैया इसको भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि भैया 0 इंटू 1 वापस 0 ही मिलेगा, कोई हानि नहीं पहुंची। मैंने कहा लिख सकते हैं, मैंने कहा ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर में 1, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई बाय 0 वापस 0 ही मिलेगा, तो अभी भी कोई हानि नहीं पहुंची। कोई कहेगा भैया 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो, मैंने कहा हाँ यार 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब भी 0 ही मिल रहा है, कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए रहेगा तो 0 ही, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए रहेगा तो 0 ही। तो इसमें तो हम x की पावर 0 लगा दें, 1 लगा दें, x की पावर 2 लगा दें, x की पावर 3 लगा दें, x की पावर 4 लगा दें, कोई हानि नहीं पहुंचेगी, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे तो कोई भी पावर लगा दो, कुछ भी लगा दो पावर, कुछ भी डिग्री लगा दो, तो कुछ भी का मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। यही हमसे असर्शन रीजन में यहां पूछा गया है, यही हमसे असर्शन रीजन में यहां लिखा गया है कि असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले असर्शन को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन को इंडिविजुअली देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है, फिर दोनों के बीच में कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले असर्शन को देख सोचेंगे ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन को सोचेंगे ट्रू है या फॉल्स है। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, वरना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ध्यान से सुनना, असर्शन को इंडिविजुअली देखो, पहले रीजन वाली लाइन को इंडिविजुअली देखो, देन इसके बाद इनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है वो देखो, इनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है वो देखो, ठीक है। तो असर्शन बोला है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल जी ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है। रीजन, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ये भी आपस अपने आप में ट्रू है। तो इंडिविजुअली देखे तो असर्शन वाली लाइन भी ट्रू है, इंडिविजुअली देखे तो रीजन वाली लाइन भी ट्रू है, पर क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? यहां पे जीरो पॉलिनोमियल की बात हो रही है, यहां कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही है, कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, कोई कनेक्शन तो है ही नहीं। तो दोनों के बीच में नो कनेक्शन है, नो कनेक्शन मतलब रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो बी वाला ऑप्शन होता है ना, यहां पे ऑप्शंस क्यों नहीं लिखे, मैं बोल दूंगा अगली क्लास से लिख दे।
तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन जो है क्या, कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लिख लीजिए, लिख लीजिए। सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया, अभी पिछले साल तुमसे 2024 में पूछा गया, एक साल पहले का क्वेश्चन है, लिख लो। इतना मारूंगा ना पकड़ के, ये आए दिमाग वाले। पढ़ाई पे नहीं फोकस है तेरा, हैं? क्वेश्चन समझ में आया ना, ये दिख गया तुझे? सारे लगे पड़े हैं चैट में। बदतमीज हो गए हो यार, हैं? बड़े बदतमीज हो गए हो, बड़े बदतमीज हो गए हो बेटा। ये रैपट है ना, जितना तेरा मुंह है ना उतना ये हाथ है। अगर एक बार छप गया ना, अगर एक बार छप गया, 4 साल तक नहीं हटेगा। ऐसे ऐसे मार्क रहेगा, ठीक है? ऐसा मार्क रहेगा, बहुत पिटेगा, बहुत ज्यादा पिटेगा, बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है, देखो अभी जो ये चैप्टर है ना, इसमें शुरू में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह थियोरिटिकल है शुरुआत का, तो इसलिए बोर हो सकते हो शुरू में तुम थोड़ा, बट फिर धीरे धीरे मजा आएगा चैप्टर में, ठीक है? फिर थोड़ा धीरे धीरे मजा आने लगेगा चैप्टर में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे दुनिया में क्या हुआ, लोग खाली बैठे हुए थे। जब लोग खाली बैठे हुए थे तो लोगों ने सोचा बंटवारा कर देते हैं, देश का बंटवारा कर दिया, लोगों का बंटवारा कर दिया, है ना, है ना, चीजों का बंटवारा कर दिया। तो ऐसे ही जब लोग खाली बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा पॉलिनोमियल का भी बंटवारा कर देते हैं, पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। वो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे हुआ। जैसे लोगों का बंटवारा अलग अलग बेसिस पे कर दिया ना इन्होंने, कि खाली बैठे थे इंसान, तो खाली बैठे इंसान क्या है? खाली इंसान, खाली दिमाग, शैतान का दिमाग। तो जैसे इंसानों का उन्होंने बंटवारा करा एक टाइम पे, कि धर्म के बेसिस पे बंटवारा कर दिया, जाति के बेसिस पे बंटवारा कर दिया, कलर के बेसिस पे बंटवारा कर दिया, इस तरह से चीजें करते थे। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल का भी कुछ कुछ बेसिस पे बंटवारा कर दिया। तो सबसे पहला बेसिस जो है, सबसे पहला बेसिस है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बंटवारा कर दिया पहले तो पॉलिनोमियल्स का, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बंटवारा कर दिया पहले तो इन्होंने पॉलिनोमियल्स का। कैसे कर दिया? सबसे पहले अगर एक टर्म है तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को इन्होंने मोनोमियल कह दिया। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म है तो 2 टर्म वाले को इन्होंने बाइनोमियल कह दिया। किसी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स वालों को इन्होंने ट्राइनोमियल कह दिया। क्या बोल दिया? ट्राइनोमियल कह दिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो बंटवारा हुआ वो इस तरह का हुआ। कुछ कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं तो सिंपल एक टर्म तो खाली एक्स है, एक टर्म है, खाली 1 है, एक टर्म है, खाली कोई भी कांस्टेंट है, एक टर्म है ना, खाली 3 लिखा हुआ है, ये भी एक टर्म है। तो एक टर्म वाले को इन्होंने क्या कह दिया? एक टर्म वाले को इन्होंने मोनोमियल कह दिया। अगर 2 टर्म है तो 2 टर्म वाले मतलब 2 टर्म है, मतलब जैसे मान लो x+2 है, 2 टर्म है ना, x+√2 है, 2 टर्म है, 2x-3 है, 2 टर्म है। तो इस तरह के 2 टर्म वाले को उन्होंने बाइनोमियल कह दिया। अगर 3 टर्म आ जाएं, जैसे x² - 3x+2, इसे इन्होंने ट्राइनोमियल कह दिया। 3 टर्म आ गई। √2x - 3y+4, इसे इन्होंने ट्राइनोमियल कह दिया। तुम कहोगे भैया यहां तो रूट आ गया। अरे x के ऊपर कोई है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो √2 चलेगा ना। x के ऊपर √2 नहीं होना चाहिए, x की पावर में होल नंबर होना चाहिए था, तो इसे इन्होंने ट्राइनोमियल कह दिया। एक टर्म है तो मोनोमियल, एक टर्म है तो
मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। सिंपल। तो टर्म्स के बेसिस पे क्या हुआ, टर्म्स के बेसिस पे इन्होंने इस तरह से बंटवारा करा। फिर उन्होंने कहा और किसी बेसिस पे भी बंटवारा कर देते हैं, तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री भी बंटवारा कर देते हैं, डिग्री के बेसिस पे भी बंटवारा कर देते हैं। डिग्री के बेसिस पे कैसे बंटवारा हुआ, डिग्री के बेसिस पे कैसे बंटवारा हुआ, लैग हो रहा है, कैसे लैग हो रहा है, मुझे तो सही दिख रहा है, मुझे तो सही दिख रहा है। डिग्री के बेसिस पे कैसे बंटवारा करा मेरी जान, डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कह दिया, अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया, अगर डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह दिया। तो डिग्री के बेसिस पे भी उन्होंने बंटवारा कर दिया। कुछ कुछ रिलेट हो रहा है, कुछ कुछ रिलेट। डिग्री 2 वालों को क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 2 वालों को क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसके भी एग्जांपल ले लें तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है, जैसे x+2। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स मत देखना, यहां पे डिग्री के बेसिस पे हो रहा है, तो डिग्री देखो 1 है ना, बस खाली x लिखा है तो वो भी 1 डिग्री वाला है, लीनियर है ना। x - 2y + 3 लिखा है तो डिग्री 1 है, हाँ जी ये भी लीनियर है। तो इस तरह के जो होंगे उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री इक है, इक। डिग्री 4 वालों को बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे को डिग्री 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो मतलब डिग्री 2 हो तो खाली x² लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स मत देखो, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अलग है, अभी डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं। तो x² मतलब 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, x² - 3x + 2 क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री है, 3x² - 3 डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक। तो इस तरह के जो होंगे उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है मेरी जान। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर 3 हो। तो हाईएस्ट पावर 3 मतलब खाली x³ लिख दे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से नहीं देखना है, डिग्री के हिसाब से देखना है। तो डिग्री 3 दिख रही है, डिग्री 3 दिख रही है। फिर इसके बाद 3x³ - 2x² + 4x - 9, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो इसे भी क्यूबिक कह देंगे। 4x³ - 3 हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसे भी हम क्यूबिक कह देंगे। तो इस तरह के जो होते हैं इन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डिग्री के बेसिस पे दुनिया वालों ने इस तरह से बंटवारा करा, डिग्री के बेसिस पे दुनिया वालों ने इस तरह से बंटवारा कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री के बेसिस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से तुम समझोगे। एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके हिसाब से समझोगे। मान लो जैसे ये है, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं पूछूं क्लासिफाई करो, क्लासिफाई, इस पॉलिनोमियल को मैं तुमसे बोल रहा हूं क्लासिफाई करो, क्लासिफाई पहले ऑन बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। तो अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो कितनी टर्म है, 1 2, 2 टर्म है। अगर 2 टर्म है तो 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं हम, 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं, 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं, 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं, बायनोमियल। तो 2 टर्म वाले को हम बायनोमियल कहते हैं। डिग्री के बेसिस पे देखें तो डिग्री क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, एक ही तो पावर है, तो डिग्री इसकी 1 है, डिग्री इसकी 1 है। और अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, 1 डिग्री को हम कहते हैं, 1 डिग्री को क्या कहते हैं, लीनियर। तो ये एक लीनियर है, तो एक लीनियर बाइनोमियल है, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा जाए, एक और क्वेश्चन करा जाए। मान लो एक तो ये था तुम्हारा लल्लू प्रॉब्लम,
एक और ले लो, चलो एक और लल्लू प्रॉब्लम है। ऑन द बेसिस ऑफ अब क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बताओ, टर्म्स के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताओ, डिग्री के टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे बताओ, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे इसका नामकरण करो। टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे इसका नामकरण करो। बताओ जी, बताओ जी। टर्म्स के बेसिस पे अगर बात करें तो कितनी टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म है। तीन टर्म वाले को क्या कहते हैं हम, ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ट्राइनोमियल कहते हैं। डिग्री के और टर्म्स के बेसिस पे हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये अगर इसको इन जनरल बोला जाए तो देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक ट्राइनोमियल ना, मिक्स करके अगर बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं क्यूबिक ट्राइनोमियल। इसको बोलेंगे लीनियर बायनोमियल, इसको कहेंगे लीनियर बायनोमियल, इसको कहेंगे क्यूबिक ट्राइनोमियल। ठीक है, ठीक है। आए होने बच्चे बच्चे वाली चीजें पढ़ रहे हैं आज तुम, बच्चे बच्चे वाली चीजें पढ़ रहे हैं। चलो अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लें। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस बोल दें है ना, या रूट बोल देते हैं, या सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन बोल दें, रूट बोल दें, जीरो बोल दें, एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, मान लो एक इक्वेशन है पी एक्स बराबर, एक पॉलिनोमियल है मान लो x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल के लिए मैं पूछूं इसका जीरो बताओ, इसका जीरो बताओ, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा वो बताओ। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इस पॉलिनोमियल का मैं तुमसे बोलूं जीरो बताओ क्या होगा। कैसे कर देंगे, कैसे कर लेंगे जीरो मतलब जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, जीरो हो जाए। तो x की जगह मैं क्या रखूं, यहां x की जगह मैं क्या रखूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। क्या रख दूं x की जगह, x की जगह बच्चा कह देगा 1 रख दो। चेक कर लेते हैं, देखो x की जगह 1 रख दो, मतलब p1 की वैल्यू चेक करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो गया 0। तो यस 1 इज अ 0। तो 1 क्या है, 1 एक 0 है, 1 एक 0 है। पर भैया ऐसे ही बार बार क्या हिट एंड ट्रायल लगाते रहेंगे, कोई और तरीका भी तो होना चाहिए। जैसे मान लो px बराबर 3/2x माइनस
9/6 ये है, 9/6 इस तरह का है। और इस केस में हमसे पूछे कि इसका 0 बताओ, तो यहां तो हिट एंड ट्रायल लगाते लगाते हमारा जीवन बीत जाएगा, यहां तो हिट एंड ट्रायल लगाते लगाते हमारा जीवन बीत जाएगा। अब क्या सोचूं, क्या लिखूं एक्स की जगह, क्या लिखूं एक्स की जगह, जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ऐसे बार बार हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगाएंगे, तो कैसे करेंगे? अरे फाइनल गोल क्या है, तू ये बता मेरे को, फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल है पी एक्स बराबर 0 करना। फाइनल गोल क्या है? कि पॉलिनोमियल को 0 कर दो, तो कर दो ना। अरे पॉलिनोमियल को 0 कर दो, पॉलिनोमियल को 0 कर दो, मतलब इस पूरी वैल्यू को 0 कर दो। तो 3/2x माइनस 9/6 0 कर दो। अब जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अरे देखो ना, 3/2x इक्वल टू 9/6 कर दिया, ये माइनस हो जाके प्लस हो गया। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहां तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 1 आ रही है। यहां तो x की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ सी लग रही है क्या? 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 जा 3 1। हाँ, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। यही हमारा 0 है, यही हमारा 0 है, यही हमारा 0 है। तो x बराबर 1 ही हमारा 0 है, x बराबर 1 ही हमारा 0 है। समझ गए? समझ गए? समझ गए मेरी जान? समझ गया मेरी जान? x बराबर 1 ही हमारा 0 है। समझ गए? तो अगर हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें बार बार ऐसे तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है कि हम दिमाग लगाएं क्या रखें। अरे फाइनल गोल क्या है? px को 0 करना है ना, बस 0 कर दो, px को 0 कर दो, px को 0 कर दो। तो कभी भी ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना, आगे तक काम आएगा। क्या? कभी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो, पॉलिनोमियल का 0 या फिर पॉलिनोमियल का रूट या फिर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन निकालना हो, तो पॉलिनोमियल को डायरेक्ट 0 कर दो, डायरेक्ट पॉलिनोमियल को 0 कर दो। जैसे ही पॉलिनोमियल को 0 करोगे तब जो x की वैल्यू आएगी, तब जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही 0 होगा, वही रूट या फिर 0 या फिर सॉल्यूशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है और बहुत बेसिक सी बात है जो आगे तक काम आनी है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत मजाक सी बात है जो आगे तक काम आनी है। अगर पॉलिनोमियल का 0 चाहिए तो उस पॉलिनोमियल को ही 0 कर दो, क्योंकि पॉलिनोमियल का 0 का मतलब कि वैनिश हो जाए, तो इसको कर दो वैनिश। तब जो x की वैल्यू आ रही है वही हमारा आंसर होगा। तो जब भी 0 निकालना हो, तुमसे कोई बोले फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अभी एनसीईआरटी में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, 9th में भी था, 9th में तुमने पढ़ा था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कुछ नहीं करना, सारे पॉलिनोमियल को 0 करते रहो, सारे पॉलिनोमियल को 0 करते रहो, जो x की वैल्यू आ रही है वही 0। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ाई, आगे बढ़ाई। चलो, बोला जा रहा है इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, ये इसका एक 0 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमने करे हुए 9th क्लास में। तुम्हें 1 मिनट का टाइम देता हूं और 1 मिनट के टाइम में तुम्हारे को सामने पोल भी डाल रहे हैं, पोल है, पोल पे इसका आंसर करो, ठीक है? बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी, मैं तुम्हारे लिए पोल डाल रहा हूं, ठीक है? करो, दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ। जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी।
जल्दी करो, जल्दी करो, पोल डल गया, पोल में आंसर करो। 20 सेकंड है अभी तुम्हारे पास, 28 सेकंड, 20 सेकंड, करो जल्दी करो। अबे कर ले, मुझे क्या देख रहा है, मुझे क्या देख रहा है, कर लेना क्वेश्चन। मेरे मेरे यहाँ पे माथे पे आंसर लिखा हुआ है, हैं? मुझे क्या देख रहा है? बैठ कैसे गए भैया? थोड़ा कमर में होता है यार, मेरे प्रॉब्लम है यार। जो बच्चे पुराने होंगे उन्हें पता होगा, जो बच्चे आरम बैच में होंगे उन्हें पता होगा। थोड़ा कमर में प्रॉब्लम है मेरी यार। ज़्यादा देर अगर मैं खड़ा रह गया फिर उसके बाद मैं अगले दिन क्लास में नहीं दिख पाऊंगा, ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये है दिक्कत। चलिए, हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? बी ऑप्शन को दे दिया 68% बच्चों ने आंसर। क्या बात है भाई, बी ऑप्शन 68% बच्चे। ये 68 ही क्यों है, ये 86 क्यों नहीं है? इतने कम बच्चे क्यों हैं यार? हमसे बोला गया है, हमसे बोला गया है, शिट पेन ही टूट गया। हमसे बोला गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। मान लो पॉलिनोमियल इन एक्स है, पी एक्स नाम दे दिया हमने, ठीक है? पॉलिनोमियल इन एक्स, इसको नाम दे दिया हमने पी एक्स। ये हमें गिवन है, एक पॉलिनोमियल इन एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। हमसे बोला जा रहा है इसका एक 0 2 है। 0 का मतलब कि अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा। यही होता है ना 0 का मतलब। 0 का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने में पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो अगर मैं यहां पे पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख दूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा। 0 का मतलब तो यही होता है ना, 0 का मतलब तो यही होता है ना। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है कि अगर मैं x की जगह उसको रख दूं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैंने क्या करा, x की जगह 2 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया। अगर मैं x की जगह 2 रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो x की जगह 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0 कर दो। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 टू 6 प्लस के बराबर 0 हो गया। तो यहां से 10 प्लस के बराबर 0 हो गया और के की वैल्यू आ गई -10। के की वैल्यू आ गई -10। तो बस यही आंसर था, के की वैल्यू -10। इतने कम परसेंट बच्चों ने क्यों दिया यार? ये उम्मीद नहीं थी यार तुमसे, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे है, ये उम्मीद नहीं थी यार। के बराबर -10 इज योर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। करो करो, अगला पोल डालते हैं, दिमाग लगाओ। कल मैं ना अपना वो बड़ा वाला स्टूल लेके आऊंगा, उससे क्या है थोड़ा ऊंचा बैठा करूंगा तो फिर तुम्हें दिखता रहूंगा मैं। लगा दिया एक और पोल, आएगा अभी 10 सेकंड बाद तुम्हारे पास। लगाओ दिमाग में, आया, लगाओ दिमाग। ये चमक रही है, ठंड लग गई गाइस, ठंड लग गई गाइस।
जी, हाँ जी, हो गया। इफ 3 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 8x² प्लस ax प्लस बी। और इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस दे रखे हैं। जीरोस का मतलब कि अगर पॉलिनोमियल में उसकी जगह, किसकी जगह, वेरिएबल की जगह उनको रखूं, किन किन को, 3 को और 0 को, तो अगर मैं f(3) निकालूंगा तो वो भी 0 आएगा, और f(0) निकालूंगा तो वो भी 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 0 है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि x की जगह अगर उस वेरिएबल को रख दे तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। तो अगर मैं x की जगह 3 को रखूंगा तो पॉलिनोमियल 0, x की जगह 0 को रखूंगा, इस x की जगह 0 को रखूंगा तो भी पॉलिनोमियल 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? तो यही करेंगे, यही करते हैं। x की जगह 3 रखे पहले, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, 3 का क्यूब हो गया 27, है ना, 27 इंटू 2 54 माइनस 3 3 9, 8 9 72 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। 54 में से 72 गए तो ये हो गया, 12 में से 4 गए 8 हो गए, 6 में से 5 गए 18, तो ये हो गया माइनस 18 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 3a प्लस b इक्वल टू 18। एक इक्वेशन मिल गई ए और बी में, एक इक्वेशन मिल गई ए और बी में, मिल गई। अच्छा, ऑप्शंस रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है, चलो देखते हैं ऑप्शंस रॉन्ग होंगे तो। हाँ यार सही बात है, ऑप्शंस तो रॉन्ग है। ये क्या है, ये क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है ऑप्शन? कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। f(0) की बात करें तो f(0) x की जगह 0 रख दो, यहां पे x की जगह 0 रख दो, तो ये भी 0 माइनस 8 इंटू ये भी 0 प्लस a इंटू ये भी 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से ये सब 0 हो गया, b की वैल्यू भी 0 आ गई, b की वैल्यू भी 0 आ गई। जैसे ही b की वैल्यू 0 आ गई, जैसे ही b की वैल्यू 0 आ गई, इस b बराबर 0 को, इस b बराबर 0 को उठा के यहां पुट कर दो, इस b बराबर 0 को, इस b बराबर 0 को उठा के हमने यहां पुट कर दिया, तो यहां हम इसको पुट कर देंगे। पुट कर दिया तो 3a प्लस 0 इक्वल टू 18, है ना, तो यहां से a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 18/3, तो 3 6 18, तो यहां से a की वैल्यू आ गई अपनी, a की वैल्यू आ गई 6, यहां से हमारे a की वैल्यू आ गई 6, तो a बराबर 6, b बराबर 0, ये आंसर है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ही गलत है सारे, a बराबर 6 और b बराबर 0, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इफ द पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें px, एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है px x² माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 प्लस p4। बहुत इजी है, p1 का मतलब होता है हर x की जगह 1 रख दो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है और जो यहां पे वेरिएबल है उसकी जगह चेंज कर दो, बस, और कुछ नहीं होता है। p1 मतलब x की जगह 1, यहां 1 तो यहां भी 1, यहां भी 1, हर जगह 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 5 इज माइनस 4 प्लस 6 हो गया 2, तो p1 हो गया 2। सिमिलरली p ऑफ 4 निकाले तो हर x की जगह 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर, हर x की जगह 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 प्लस 6, तो 16 में से 20 गए, माइनस 4 प्लस 6 हो गया 2, ये भी 2 आ गया, तो p ऑफ 4 भी 2 आ गया जी। हमें क्या निकालना है, p1 प्लस p4, हमें क्या निकालना था, p1 प्लस p4, ये निकालना था। तो p1 क्या है, p1 की वैल्यू 2 है, p4 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4 आ गया, ये हमारा आंसर, 4 इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। -2 कहां से आ रहा है बे तुम्हारा, -2 क्या आ रहा है,
बावले हो गए हो क्या बे? -2 किसका आ रहा है भाई? -2 किसका आ रहा है? -2 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ओलिविया का आ रहा है? बेटा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। इतने मजाक से क्वेश्चन में तुम गलतियां कर रहे हो हैं, इतने मजाक से क्वेश्चनों में गलतियां कर रहे हो हैं बे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्टिंग नंबर ऑफ जीरोस बाय डिग्री। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्या होता है, तुम्हारे वो आ जाते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाते हैं, या नॉर्मल एमसीक्यूज आ जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा भारी भरकम टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से समझना, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस, ये ध्यान से समझना, मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखा है, उतने मैक्सिमम जीरोस। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस। मैक्सिमम का मतलब कि उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम तो हो ही सकते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, जैसे मान लो, जैसे मान लो, ये क्या हो गया, जैसे मान लो, जैसे मान लो डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 1 जीरोस होंगे। क्या भैया ऐसा भी हो सकता है कि 0 जीरोस हो, एक भी ना हो? हाँ ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि 0 जीरोस हो? हाँ ये भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है 1 हो? हाँ ये भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है 2 हो? नहीं 2 नहीं हो सकते। 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 से कम पॉसिबल है। जितनी डिग्री उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, उससे कम जीरोस पॉसिबल है। ये जब हम आगे अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो और धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो अगर डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस। क्या 1 हो सकता है? हाँ 1 हो सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई जीरो ना हो? हाँ ये भी पॉसिबल है। क्या हो सकता है 3 हो? 3 पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा जीरो पॉसिबल नहीं है अगर डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। क्या 0 हो सकते हैं? हाँ। क्या 1 हो सकता है? हाँ। क्या 2 जीरोस होंगे? हाँ। क्या 3 हो सकते हैं? हाँ ये भी पॉसिबल है। क्या 4 होंगे? नहीं 4 पॉसिबल नहीं है। 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 3 से कम तो हो ही सकते हैं, 3 से कम तो हो ही सकते हैं। अरे क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान। तो जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस पॉसिबल हैं? मैं अगर तुम्हारे सामने यहां पे ऑप्शन रखूं, बताना, बताना, बताना। बोर्ड डाल रहा हूं 30 सेकंड के लिए तुम्हारे सामने। बताओ, बताओ, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, कितने जीरोस पॉसिबल हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? जल्दी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री के कितने जीरोस पॉसिबल हैं? कितने जीरोस पॉसिबल हैं? बताओ जल्दी, बताओ। 2 डिग्री के कितने जीरोस पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है बताओ। अगर डिग्री 2 है तो कितने जीरोस पॉसिबल है? कितने जीरोस पॉसिबल हैं जी? अभी भी कुछ दिमागदार है जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया है। 45% बच्चों ने सी ऑप्शन, तुम समझे नहीं क्या यार? 45% बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है और
38% बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है। तुम समझे नहीं क्या अभी भी यार? हैं? तुम समझे नहीं क्या अभी भी? तुम अभी भी नहीं क्या समझे हैं? अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, मैंने क्या बताया? अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक भी ना मिले, तो हां हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही मिले, हां हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिले, हां हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया ना, ऑल ऑफ द अबव हो गया ना। मैंने पॉसिबिलिटीज पूछी हैं, पॉसिबिलिटीज पूछी हैं। समझे नहीं ना? समझे नहीं ना तुम? नहीं समझे ना? जितनी डिग्री मैक्सिमम उतने हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम तो पॉसिबल है। मैंने बोला ना, जैसे देखो, अगर डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 होंगे। 0 हो सकते हैं, हां, एक भी 0 ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। 1 0 मिले, ये भी पॉसिबल है। 2 0 मिले, ये भी पॉसिबल है। 3 0 मिले, ये भी पॉसिबल है। 4 नहीं मिल सकते। समझ गए? समझ गए? डी इज योर आंसर। थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ा कर, हैं? लल्लू ही रह गए यार तुम लोग, हैं? चलो, बताओ, इस पे दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ। ये वाला पोल डालता हूं, चलो। दिमाग लगाओ, चलो, इसमें दिमाग लगाओ। तुम लोग यार, बोला जा रहा है ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। क्या बोला जा रहा है? ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ जिसके -3 and 4 ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ यही दो हैं। क्या? 2 जीरोज ओनली। बोला जा रहा है 2 जीरोज ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, सिर्फ 2 ही जीरोज हैं। तो 2 ही जीरोज किसमें पॉसिबल है? किसमें पॉसिबल है? किसमें पॉसिबल है? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2, फिक्स कर दिया 2 है। तो फिक्स 2 कौन से होंगे? फिक्स 2 किसमें हो सकते हैं? सिर्फ 2 ही जीरोज हैं, सिर्फ 2 ही जीरोज हैं, सिर्फ 2 ही जीरोज हैं। इसमें ऑप्शंस गलत है यार, इसमें ऑप्शंस गलत है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, फिक्स 2 जीरोज है, फिक्स 2 जीरोज है, फिक्स 2 जीरोज बोलेंगे यहां। इसको अभी मत करो, इसको रुक जाओ अभी, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको रुक जाओ अभी, इसको मत करो, इसको मत करो, इस पे बाद में आएंगे, अभी रुक जाओ, इस पे बाद में आएंगे, रुक जाओ अभी, है ना? इस पे अभी रुक जाओ, ये वाला भी मत करो, ये थोड़े गलत टाइप के क्वेश्चन मिल गए। नहीं नहीं नहीं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इस पे आ जाओ, अगले टॉपिक पे आ जाओ। वो वाले टॉपिक को इतना रहने दो, क्योंकि अभी उसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला थोड़ा टॉपिक है। अभी रुक जाओ उस पे, अभी रुक जाओ, जब वो क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, अभी इस पे आ जाते हैं, अभी इस पे आ जाते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना, तब वो वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, वो अपन तब उठाएंगे, अभी नहीं उठाएंगे। चलो चलो चलो, उसको मत उठाओ अभी, उसको मत उठाओ, आ जाओ। बोला जा रहा है इतना तो समझ में आ गया ना। वो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, वो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था कि मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बस चलो, अब अगले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय ग्राफ। ग्राफ के बेसिस पे नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करेंगे? बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है पॉलिनोमियल की ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करेगा,
उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या बोला मैंने? एक्स एक्सिस को, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस को जितनी भी बार या तो टच करे या इंटरसेक्ट हो जाए उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो एक ग्राफ है, ये उसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। और मान लो पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ठीक है। हमें बोला गया है इस ग्राफ को देख के बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछ लिए, इस ग्राफ को देख के बताओ, इस ग्राफ को देख के इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कैसे पता चलेंगे? इस ग्राफ को देख के इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कैसे पता चलेंगे? तो मैंने ये बोला है जितनी भी बार एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को कितनी बार कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है, हमें देखना है एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच या इंटरसेक्ट, टच कर दे या इंटरसेक्ट करे दोनों ही मानना है, टच और इंटरसेक्ट दोनों ही मानना है, उतने नंबर ऑफ जीरोस है। तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार तो इंटरसेक्ट हो रहा है और 1 बार टच भी हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 जीरोस हो गए। तो ग्राफ को देख के अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, ग्राफ को देख के अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो सिंपली हमें यह देखना है कितनी बार एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और जो जीरोस होंगे ना वो वही होंगे जहां पे एक्स की वैल्यू होगी, जो यहां पे एक्स की वैल्यू होगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हैं। और अगर हमसे बोलते बताओ जीरो है क्या, तो वो जो जीरो होंगे ना वो वही एक्स की वैल्यू होगी जो यहां पे है, जो एक्स की वैल्यू यहां पे होगी ना, जहां जहां पे टच या इंटरसेक्ट कर रहा है वही जीरोस होते हैं। जैसे मान लो यहां पे, जैसे मान लो यहां पे है -4,0, तो एक जीरो जो होगा वो -4 होगा। मान लो यहां पे है -2,0, तो एक जीरो जो होगा -2 होगा। मान लो यहां पे है 2,0, तो एक जीरो 2 होगा। मान लो ये 3,0, तो एक जीरो 3 होगा। मान लो एक 4,0, तो जीरो 4 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर पता करने हैं तो वो तो जितनी जगह टच या इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो, उन जीरोस की वैल्यू पता करनी है कि जीरो बताओ क्या होंगे। तो जो जो एक्स की वैल्यू होगी ना वहां पे जहां पे टच या इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे जो भी एक्स की वैल्यू है वही जीरोस होते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इन जीरोस की वैल्यू बताओ, जीरोस हैं कौन कौन से, जीरोस हैं कौन कौन से, तो तुम कहोगे जो भी एक्स की वैल्यूज हैं, -4 -2 2 3 4, -4 -2 2 3 4, ये सारे जो हैं ये सारे ही जीरोस हैं, ये सारे ही जीरोस हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ जीरोस बताने तो बस ये देखना कहां पे टच या इंटरसेक्ट हो रहा है। मैं कुछ क्वेश्चंस डालता हूं तुम्हारे लिए, जल्दी से करना। मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, मान लो हमारी वाई एक्सिस है और इस तरह का ग्राफ है। बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस है। नंबर ऑफ जीरोस बताने अभी बस, मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लो ये ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये ग्राफ है। इन सारे ग्राफों में, इन 6 के 6 ग्राफों में बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखो ध्यान से, पढ़ो देखो समझो और इसका आंसर दो। पढ़ो देखो समझो और इसका आंसर दो। हाँ जी बताओ।
बताओ कैसे पता चलेगा जी, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई? जितनी भी बार एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है तो एक दो, दो हो गए। कोई कहेगा भैया ये भी तो है, अरे ये मेरी जान वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को नहीं लेना। इसमें भैया एक जीरो है, आ रहा है एक, आ रहा है एक, आ रहा है एक, किसी का नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये तो भैया वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमें नहीं देखना, ये तो एक्स एक्सिस पे कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसके एक भी जीरो नहीं है। एक्स एक्सिस का देखना है सिर्फ एक दो, दो जीरो हो गए। एक्स एक्सिस का देखना है सिर्फ एक जीरो हो गया। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जीरो हो गया। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जीरो हो गया। तो इससे हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इससे हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ जीरोस क्या है। एक क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया था आपके सीबीएसई में, तो ये मैं पोल डाल रहा हूं आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर बताना, जल्दी से इसका आंसर बताना, करो। हो गया, हो गया, क्या आ रहा है जी? 79% बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है, सिर्फ 79% बच्चों। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स इज गिवन फॉर द पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस, क्या है? कुछ भी नहीं है। कितनी बार एक्स एक्सिस को कर रहा है? एक बार कर रहा है, बी ऑप्शन आंसर। ये भी गलत कर रहे हो तुम, हैं? ये भी गलत कर रहे हो तुम लोग, हैं बे, हैं बे? आ जाओ। बोला जा रहा है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट दिस 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 एंड दिस। तो बताओ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो इन पॉइंट से पास कर रहा है। कहां कहां से, कहां कहां से पास कर रहा है? ध्यान से देखना, कहां कहां से पास कर रहा है, ध्यान से देखना। वाई एक्स कहां कहां से पास कर रहा है? -6,0 कहीं यहां होगा, यहां से पास कर रहा है। और 0,-30 कहीं यहां से पास कर रहा है, 0,-30। और कहां से पास कर रहा है? 4,-20। एक्स में 4, वाई में -20, तो एक्स में 4 और वाई में -20, कहीं यहां से भी पास कर रहा है 4,-20। और 6,0 से भी पास कर रहा है, एक्स बराबर 6,0, तो 6 बराबर 0 से भी पास कर रहा है। तो हमसे पूछे बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कैसे पता करेंगे भाई? क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो हमें बनाना नहीं आता है, क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ हमें नहीं बनाना होता है। हम कैसे पता करेंगे कि क्या जीरोस होंगे, कौन से जीरोस होंगे? मैंने तुम्हें बताया था जहां जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो, एक यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनता है। आगे जाके जब तुम 11th में जाओगे तुम्हें पता चलेगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो ऐसा पैराबोला होता है, ठीक है? तो ग्राफ ऐसा बनना है, पर हमें नहीं पता ना, अभी तो हम 10th क्लास में है ना, अभी तो हम 10th क्लास में, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ शोभित भैया ने यह बताया है, हमें तो सिर्फ शोभित भैया ने यह बताया है कि ग्राफ जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे जो भी एक्स की वैल्यू है, उस पे जो भी एक्स की वैल्यू है, भाई ग्राफ एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, खाली एक्स एक्सिस देखना है, बाकी जहां जा रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना है। तो एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कहां पे कर रहा है? यहां यहां, उस पे एक्स की वैल्यू क्या है? -6 और 6, वही जीरोस है, वही जीरोस है।
एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं बड़ा बड़ा, ऊपर कुछ काम की बात करके हैशटैग के क्यूब भी लिख भी सकते हो तुम, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनके लिए लिख भी रहा हूं। एक्स एक्सिस पर जहां जहां इंटरसेक्ट या टच, इंटरसेक्ट हो जाए या टच हो जाए एक ही बात है, इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पर जहां जहां इंटरसेक्ट या टच कर रहा है वहां पर जो भी एक्स की वैल्यू है, जो भी एक्स की वैल्यू है वही जीरो होगा, वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे जो भी एक्स की वैल्यू है वही हमारे जीरोस होंगे, वही हमारे जीरोस होंगे। लिख लो इसको, ये जो मैंने नीचे के क्यूब भी लिखा है ना कुछ काम की बात, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बस ये समझ में आ गया तो बात खत्म, ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर तो नहीं, ये टॉपिक खत्म। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, चैप्टर तो बड़ा है। जहां जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे जो भी वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया शोन बिलो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन हैं जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई अब पूछ रहा है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछ रहा अब सीबीएसई, डायरेक्ट ऐसा पूछना खत्म कर दिया। 1-2 साल पहले पूछता था ऐसे कि ग्राफ देख के बता दो कितने जीरो हैं, अब वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है ऐसे कि 2 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, बताओ जीरोस क्या होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी ध्यान से देखना। बोला जा रहा है शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। 11th में पढ़ोगे ना तुम मेरे से, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। क्या मतलब भैया शोभित भैया आप 11th में पढ़ाओगे, देखते हैं, तुम कहोगे तो पढ़ा देंगे। चलो हाँ, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। विच ऑफ दीज इज द पॉलिनोमियल ग्राफ, बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सी इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है। कैसे पता करेंगे? अब ग्राफ को देख के इक्वेशन ये निकालनी तो नहीं आती शोभित भैया, ग्राफ को देख के इक्वेशन बनानी तो नहीं आती हमें भैया, ग्राफ को देख के इक्वेशन तो बनानी नहीं आती हमें भैया। कैसे करेंगे? ग्राफ को देख के तुम क्या पता कर सकते हो, बताओ। ग्राफ को देख के तुम क्या पता कर सकते हो भाई? इस ग्राफ को देख के तुम क्या पता कर सकते हो? इस ग्राफ को देख के शोभित भैया हम ये पता कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो 2 जीरो होंगे इसके, बहुत बढ़िया। और क्या पता कर सकते हो भैया? जो भी वहां पे एक्स की वैल्यू होगी वही उसका जीरो होगा। तो मतलब भैया इसके जो जीरोस होंगे, क्या जीरोस जो होंगे, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक जो होंगे, इस क्वाड्रेटिक के जो जीरोस होंगे वो क्या क्या होंगे? वो होंगे -4 और 2, -4, 2। ये 2 जीरोस होंगे भैया, ये 2 जीरोस होंगे भैया, -4 और 2, ये 2 जीरोस होंगे भैया। इतना हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दोनों को रख के जीरो हो रहा है। क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब अभी तो हमने पढ़ा, जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्स की जगह ये और ये रख दूं तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। जीरोस का मतलब क्या होता है? अभी जीरोस का मतलब थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? जीरोस का मतलब हमने ये पढ़ा कि अगर मैं एक्स की जगह ये रख दूं तो पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। तो कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें मैं एक्स की जगह ये रखूं और वो वैनिश हो जाए? वही आंसर होगा। समझे मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है, जिसमें अगर मैं एक्स की जगह ये रख दूं, एक्स की जगह ये रख दूं
तो कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वैनिश हो जाएगा? कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वैनिश हो जाएगा? चलो पहले वाले को चेक करें, ए वाले को चेक। पहले x बराबर -4 रखें, इसमें x बराबर -4 रखे, तो यहां -4 + 4 कट जाएगा, तो ये इंटू 0 के पूरा 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? इसकी बात करें, अगर मैं x बराबर -4 रख दूं, तो x बराबर -4 रखते ही क्या होगा, देखना ध्यान से। x बराबर -4 रखते ही हो जाएगा -4 - 2, और एक हो जाएगा -4 + 4, तो ये हो गया 0, और 0 इंटू दिस, ये पूरा 0। बहुत बढ़िया, वैनिश हो रहा है। तो -4 पे तो हो रहा है, x बराबर 2 पे क्या हो रहा है? 2 पे क्या होगा? 2 - 2, 2 + 4, ये 0, 0 इंटू ये 0 हो गया। तो ये वाली क्वाड्रेटिक जो है ये वैनिश हो रही है, ये वाली क्वाड्रेटिक वैनिश हो रही है, ये वाली क्वाड्रेटिक वैनिश हो रही है। दूसरे में देखें, दूसरे में दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। बी वाले पे देखें, ए ऑप्शन में हो रहा है, बी वाले में देखें, बी वाले में x बराबर -4 पे तो हो जाएगा, पर x बराबर 2 पे नहीं हो रहा है। इस पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि -4 + 4 0 हो जाएगा, पर 2 पे नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी वाले में देखें, सी वाले में देखें, तो सी वाले की अगर बात करें, सी वाले ऑप्शन की बात करें, तो सी में x बराबर -4 पे भी 0 हो रहा है, x बराबर -4 पे भी 0 हो रहा है, और x बराबर 2 पे भी 0 हो रहा है, तो सी भी एक ऑप्शन हो सकता है, सी भी एक ऑप्शन हो सकता है। डी पे -4 पे भी नहीं हो रहा है, 2 पे भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ए और सी, ए और सी, ए और सी, ये दोनों पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये दोनों पॉसिबल ऑप्शंस हैं। ये दोनों पॉसिबल ऑप्शंस हैं, है ना? है ना? ए और सी में से कौन सा आंसर होगा? ए और सी में से कौन सा आंसर होगा? ए और सी में से कौन सा आंसर होगा, ये हमें सोचना है भाई। बी में -4 पे तो हो रहा है, पर 2 पे नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। इस पे ना -4 पे हो रहा है, ना 2 पे हो रहा है, तो ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। कैसे पता करेंगे कि ए है या सी है? ए और सी में दोनों पे 0 हो रहे हैं, ए और सी में दोनों पे 0 हो रहे हैं। ए एंड सी बोथ कर दें, ए एंड सी बोथ कर दें, ए एंड सी बोथ कर देते हैं अभी, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा 11th का सवाल हो गया है, जिसमें ये हाफ जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें फिर समझाना पड़ेगा। अभी तुम इसको ए एंड सी बोथ करो। वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे तो इस तरह का आएगा नहीं। मैं इसका ऑप्शन चेंज कर देता हूं, देखो इसका ऑप्शन ये कर देता हूं, मैं इसका ऑप्शन तुम्हारे लिए कर देता हूं। अब देखना, अब देख लो, अब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ ए ऑप्शन इज द आंसर, ऑप्शन ए मान लो, क्योंकि मैं अगर इसको हाफ को एक्सप्लेन करूंगा ना, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, इसको रहने दो, ए x + 2 रखो, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। इस पे भी अब देखो -4 पे तो हो जाएगा, पर 2 पे नहीं होगा, तो ये भी 0 नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हमें बस ये चेक करना था कि इन दोनों ही वैल्यूज पे, खाली एक पे नहीं, दोनों पे कौन सी इक्वेशन 0 हो रही है। एक बार मैंने -4 रखा, 0 हो रहा है, एक बार मैंने 2 रखा, उस पर भी 0 हो रहा है। यस, ए इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ये सी इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए, आएंगे तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे जो मैंने तुम्हारे सामने यहां लिख दिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ना, ये जो टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पे जनरली टीचर ज्यादा क्वेश्चन करवाते नहीं है ना, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है कि यार छोड़ो, ये तो क्या है, एक्स की जगह वैल्यू रखो, 0 हो जाएगा आंसर। मेरा मन नहीं भरता है कम क्वेश्चंस करवाने पे। अब ये क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली टीचर्स ये क्वेश्चन नहीं करवाते हैं कि भाई आगे बढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या करें। लास्ट क्वेश्चन, चलो इसके बाद छुट्टी। मैं लाया तो बहुत सारी चीजें था, देखो तुम्हारे लिए लाया तो बहुत सारे हूँ, लाया तो मैं बहुत सारे हूँ, बट नहीं हो पाएगा आज, नहीं हो पाएगा आज। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा तुम्हारा जो टाइम टेबल है ना, वो 15 तारीख से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया ना सबको?
ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आया ना? कुछ नहीं करा हमने देखा कि भाई जीरोस क्या क्या है, जीरोस निकाले और कौन से जीरोस जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं वो हमारा आंसर। कौन सी इक्वेशन में दोनों जीरो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो हमारा आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है अ बॉल इज थ्रोन इन एयर सो दैट टी सेकेंड्स आफ्टर, ठीक है, कुछ टाइम टी सेकेंड्स बाद its height h in meter above its starting point is given by the polynomial this। एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है h बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक है, एक बॉल हमने हवा में थ्रो करी तो टाइम के हिसाब से उसकी क्या हाइट है वो इस पॉलिनोमियल पे हमें पता चल जाएगी। क्या बोला गया कि t सेकेंड्स बाद उसकी हाइट क्या होगी, टी सेकेंड्स बाद उसकी हाइट h इन मीटर्स क्या होगी वो इस रिलेशन से पता चल जाएगा। अब इसमें t की वैल्यू तुम 1 सेकेंड रखोगे तो पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड पे कितनी हाइट है, t की जगह 2 रखोगे तो पता चल जाएगा भाई 2 सेकेंड्स पे कितनी हाइट है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो ये एक जनरल इक्वेशन बन गई, ये एक जनरल इक्वेशन बन गई कि टी टाइम पे कितनी हाइट होगी। अभी टी की वैल्यू जो भी रखते रहोगे उस हिसाब से तुम्हें हाइट पता चलती रहेगी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? इस टाइप के रिलेशन जब भी मिल जाए h बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है h बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो जब भी इस तरह के रिलेशन मिल जाए ना, समझ जाना ये जनरल है। इसमें जो भी टी की वैल्यू रखोगे, मैं तुमसे पूछूं बताओ व्हाट इज हाइट एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितनी हाइट थी बॉल की, तो कुछ नहीं, पुट टी बराबर 1, टी की वैल्यू 1 कर दो, टी की वैल्यू 1 करोगे तो हाइट मिल जाएगी हमें 25 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 5 इज 20 मीटर, तो इतनी हाइट होगी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो जो भी टी की वैल्यू रखोगे उस हिसाब से हाइट मिल जाएगी, जो भी टी की वैल्यू रखोगे उस हिसाब से हमें हाइट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो ये होती है, ये जनरल इक्वेशन मिलती है, इसमें टी की वैल्यू रखते रहो हाइट मिल जाएगी। अब इसी के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ भी रखा है इस तरह से। तो जो बॉल है वो इस तरह से गई होगी, है ना, यहां पे उसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी, फिर वापस आके यहां पे गई। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कौन से टाइम पे अचीव करी, कोई बता सकता है? देखो एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दे रखा है टी, और वाई एक्सिस पे हमें हाइट दे रखी है। कोई मुझे बता सकता है, अगर मैं पूछूं मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे अचीव करी थी? मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट है ये, मैक्सिमम हाइट है ये, मैक्सिमम हाइट है ये। इस मैक्सिमम हाइट पे टाइम क्या हो रहा था? टाइम क्या हो रहा था? 5/2 सेकेंड, है ना? क्या वो मैक्सिमम हाइट तुम बता सकते हो? अभी मैं इस क्वेश्चन पे आ ही नहीं रहा, अभी मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूं? एट व्हाट टाइम मैक्सिमम हाइट वॉज अचीव्ड। तो मैक्सिमम हाइट कौन से टाइम पे अचीव हुई थी? मैक्सिमम हाइट 5/2 सेकेंड्स पे, ये बोल दोगे तुम। अब मैं पूछूं व्हाट वाज दैट मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? क्या वो तुम बता सकते हो? हाँ, सिंपल, पुट कर दो भाई। अब मेरे को 5/2 पे हाइट चाहिए, तो कोई भी रैंडम टाइम पे अगर मेरे को हाइट चाहिए तो यहां पे टी की जगह वो रैंडम टाइम पुट कर दो, तो हाइट मैक्स जो है, एच मैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर। बस यही हाइट मैक्सिमम होगी, यही मैक्सिमम हाइट होगी। समझ गए? तो मैक्सिमम हाइट कौन से टाइम पे हुई? 5/2 सेकेंड पे। और वो मैक्सिमम हाइट अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें बताया भाई, हाइट अगर निकालनी है किसी भी रैंडम टाइम पे तो वो रैंडम टाइम यहां पुट कर दो, हाइट मिल जाएगी। तो अब हमें 5/2 पे हाइट चाहिए, हमें हाइट मिल जाएगी।
क्लियर है, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो रैंडम क्वेश्चंस हो गए कुछ कुछ, ये तो रैंडम क्वेश्चंस हो गए कुछ कुछ। अपन मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? जीरोस मतलब जहां जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां कहां पे कर रहा है? यहां पे कर रहा है और यहां पे कर रहा है। तो एक तो 0 पे कर रहा है और एक 5 पे कर रहा है। तो क्या हो गए जीरोस? कौन कौन से जीरोस हो गए? 0,5, ये दो जीरोस हो गए। ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट क्या है? ये रही है एच मैक्स, ये निकाल लोगे तुम, ये सेकंड का आंसर है। हो गया। आफ्टर थ्रोइंग द अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। हमसे पूछा है 30 मीटर हाइट पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा। अब यहां पे हमसे टाइम पूछ लिया हाइट देके। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। थर्ड का अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, थर्ड के ए पार्ट की बात करूं, तो हमें हाइट दे दी अब 30 मीटर, और इस 30 मीटर पे हमसे टाइम पूछ लिया। बस हाइट को 30 मीटर रख दो, तो 30 बराबर 25t माइनस टी स्क्वायर। ये माइनस टी स्क्वायर इधर आएगा प्लस टी स्क्वायर, 25t इधर आएगा माइनस 25t, और ये 30 तो इधर है ही प्लस 30 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक, जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सीखेंगे ना अगली क्लास में, तब यहां से तुम्हारा t निकल जाएगा। वैसे तुम्हें आता होगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है क्या? मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना? मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 9th में पढ़ी थी, क्लास 9th में पढ़ी थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? ये इक्वेशन बन गई, बस t निकालना है। h बराबर 30 पे क्या टाइम होगा ये पूछा है। h बराबर 30 पे क्या टाइम होगा ये पूछा है, तो मैंने h की जगह 30 रख दिया। t निकालना है, कैसे निकालेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग बताओ। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो ये कल मैं करवाऊंगा तुम्हें, पर तुम्हें आता भी तो होगा ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इस मिडल टर्म को 2 नंबर में तोड़ो, सच दैट उनको ऐड करके तो यही आए, ऐड करके तो यही आए, ऐड करके तो यही आए, और मल्टीप्लाई करके 30 आए। क्या होंगे वो? क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? 30 मीटर सही तो है, सही तो है। क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? अबे क्या रॉन्ग है? 5t स्क्वायर, 20t स्क्वायर माइनस 25t। अच्छा यहाँ 5t स्क्वायर है, ये 5t स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में 5t स्क्वायर है। ठीक है 5t स्क्वायर, कोई बात नहीं, चलो 5t स्क्वायर। मैं तो चेक कर रहा था कि तुम क्लास में ध्यान से सुनते हो, सुनते हो। मैथ्स का टीचर का भी गलत होता है क्या? मैथ्स का टीचर का भी गलत नहीं होता। चलो तो 25 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके 25 आए, और मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 5 कितना हो गया? 5 या 15, 150 आए। तो क्या करेंगे? 15 और 10 कर दें, तो माइनस 15t माइनस 10t। इसमें तोड़ देते हैं, देखो मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 5 होता है 150, मल्टीप्लाई करके 150 आ रहा है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही आ रहा है, प्लस 30 इक्वल टू 0। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, कल तक का वेट करना, कल हम इसको करना, सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा? 5t कॉमन ले ले, t माइनस 3। इसमें क्या कॉमन आएगा? माइनस 10 कॉमन ले ले, t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 5t माइनस 10 और t माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 10/5 और टाइम की वैल्यू आ गई 3, 5 2 10। तो t बराबर 2,3 सेकेंड। 2 और 3 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे आंसर होगा। 2 और 3 सेकेंड पे हमारा इतनी हाइट होगी। तो यहां का जो आंसर है, यहां से आ गया t बराबर 2,3 सेकेंड। सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट इज 20। अब h की जगह 20 रख दो और सॉल्व कर दो। अब h की जगह, अभी हमने क्या करा? अभी हमने h की जगह 30 रखा, क्वाड्रेटिक बनी, उसे सॉल्व करा। अब h की जगह 20 रख के क्वाड्रेटिक करके सॉल्व करो। ठीक है, इसको सेकंड पार्ट को होमवर्क कर लेना। ए हो गया, सेकंड पार्ट होमवर्क है। बिल्कुल सिमिलर है ए के जैसा, बिल्कुल सिमिलर है ए के जैसा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है ए के जैसा। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार क्लास के बाद जरूर अटेम्प्ट करना। मैंने कल तुम्हें क्या चीजें बताई थी? कल तुम्हें क्या चीजें बताई थी? सबसे पहले क्लास रोज आना है,
क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाए उनको क्लास के बाद तुरंत एक बार अपने आप सॉल्व करना है। जब तुम अपने आप सॉल्व करोगे ना, तुम देखोगे इतना मुश्किल था भी नहीं जितना मुश्किल मेरे को क्लास में लग रहा था। ठीक है जी, चलो आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, खत्म करते हैं आज की क्लास को। डीपीपी डिस्कशन रह गई है, कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे। डीपीपी डिस्कशन रह गई कल, या कर लेते हैं ना, 10 मिनट लगेंगे डीपीपी डिस्कशन में, रुको डीपीपी का भी डिस्कशन कर लेते हैं, 10 मिनट तो लगेंगे। ये थी, आ जाओ आ जाओ डीपीपी का डिस्कशन करें, फिर वो फालतू में बैकलॉग ही रह जाएगा। आ जाओ, 1 से लेके 4 तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 1 से लेके 4 तक अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे डाउट होना नहीं चाहिए, अगर दिख गया किसी का डाउट तो गए, अगर दिख गया किसी को डाउट तो गए। सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने क्लास में करें, उसी तरह के। रियल नंबर्स की डीपीपी है, रियल नंबर चैप्टर की डीपीपी है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा। हाँ देखो, ये तो तुमने निकाल लिया होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया होगा 3 नंबर का। इन तीनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया था। हाँ, हमें ये चेक करना था क्या एलसीएम ऑफ 3 नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के बराबर होता है। एक थ्योरम तो हमने पढ़ी थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर के लिए तो ये है, 2 नंबर्स के लिए तो ये वैलिड है, 2 नंबर्स के लिए तो ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमने 2 नंबर्स के लिए तो पढ़ा था। क्या 3 के लिए भी ऐसा होता है? तुम जब इसका निकालोगे ना और करोगे तुम्हें पता चलेगा 3 के लिए नहीं होता, तो 3 के लिए नहीं होता, नो। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए, ये फॉर्मूला ओनली फॉर 2 नंबर्स है, ओनली फॉर 2 नंबर्स है, ओनली 2 नंबरों के लिए, ओनली फॉर 2 नंबर जो है ये फॉर्मूला है। बाकी कोई फॉर्मूला इसमें, बाकी 3 नंबर हो जाए 4 नंबर हो जाए उनके लिए नहीं है, तो यहां पे आंसर होगा नो। ठीक है, और बताओ, और बताओ। चौथा तो क्लास में कराया, चौथा पूछ रहा मारूंगा। आ जाओ, दूसरा भी सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में कराया। क्या करो, रिमाइंडर माइनस करके एचसीएफ निकाल दो। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा, छठा, चलो छठा कुछ ऐसा है नहीं, वैसे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है, छठे में कुछ ऐसा है नहीं, मैं बताता हूं। देखो, बोला जा रहा है आद्या जी के पास 143 थे, उनमें से वो 11 दे देते हैं। ठीक है, तो आद्या के पास कितने बचे? 143 में से 11 गए तो 2 3 1 132 बचे। सिमिलरली सुमित जी के पास 220 थे, उनमें से भी वो 11 दान में दे देते हैं। 220 में से 11 दान में दे देते हैं, तो 10 में तुम्हारा है ना, 220 में से 11 गए तो कितने बचे? 209 बचे, 209 बचे। बस अब हमें बताना है, नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितनी होगी। तो अगर स्टैम्प्स का एचसीएफ निकालोगे, गिवन से छोटा आंसर निकालना है, तो स्टैम्प्स का एचसीएफ निकालोगे तो आंसर भी एचसीएफ में आएगा। तो अब हमें बस एचसीएफ, तो ये 11 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कुछ इसका ऐसा कुछ रीजन नहीं था, बस ये था कि हमें मेन में से 11 माइनस करके ये निकल गया, इसमें से 11 माइनस करके ये निकल गया, बस इन दोनों का एचसीएफ निकालो, आंसर है। तो ये 11 से कंफ्यूज मत हो कि भैया इस 11 का क्या आगे कहीं यूज होगा, नहीं, बस ये है कि उन्होंने दान दे दिया, भूल गए, अब इतने बचे हैं, इनको इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो इनको डिवाइड करके इनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ग्रुप्स में। तो सबसे पहले तो स्टैम्प्स का अगर तुम एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ स्टैम्प्स का ही आएगा, तो एचसीएफ निकाल लेना 132 और 209 का, उससे हमें स्टैम्प्स पता चल जाएंगी। और हर ग्रुप में अगर इक्वल स्टैम्प्स हैं तो डिवाइड कर दो 132 अपॉन जितना भी एक्स की वैल्यू आ रही है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया जिन बच्चों ने भी करा होगा अटेम्प्ट, इसलिए कहता हूं डीपीपी अटेम्प्ट करके आया करो, डीपीपी तुम नहीं अटेम्प्ट करके आए, जो बच्चा नहीं अटेम्प्ट करके आएगा उसको समझ नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या भर दिया, पता नहीं शोभित भैया ने क्या बता दिया। मैं तो ऐसे ही बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं करूंगा, पूरा सॉल्यूशन तो हमने क्लास में कर रखा है, मैं तो तुम्हें हिंट दूंगा जहां तुम अटक रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम कहां अटकोगे। अब कोई बच्चा मान लो डीपीपी करके ही नहीं आया, उसको क्या समझ में आएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सीबीएसई घुमाता है, बस ये छोटी छोटी सी कुछ नहीं है, ये बच्चे देख के बस कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे सीबीएसई घुमाता है, इसलिए करके आया करो।
करके आया करो सवाल, करके आया करो सवाल, अटेम्प्ट तो करो। तुम अटेम्प्ट कर, जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसने देखा ही नहीं है उसको मैं क्या बोलूं। करके आया करो यार, मक्कारी नहीं, मेरे से मक्कारी नहीं। देखो मैं एक ऐसा टीचर हूं यार, मतलब मुझे फर्क पड़ता है, मैं दिल से बता रहा हूं, मुझे फर्क पड़ता है। और बाकी मास्टरों को नहीं फर्क पड़ता होगा यार, पता नहीं कि तुम होमवर्क करो ना करो, मुझे फर्क पड़ता है। मतलब मेरे लिए अगर यहाँ पे 100 बच्चा भी बैठा है ना, मेरे को ये 100 में से 100 बच्चा जितना मैं बता रहा हूं एटलीस्ट उतना भी कर लेगा ना, मुझे पता है तू 100/100 फोड़ देगा। तो बस मैं ये कहता हूं तुम अटेम्प्ट तो करा करो ना यार, प्लीज प्लीज। मतलब मेरे को तुम क्यों बुढ़ा मास्टर मान रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई तो हूं। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा वो फालतू चीजें करने के लिए, ये करो वो करो ये। मैं तुम्हें सिर्फ उतना बताऊंगा जितना तेरे काम का है। तो उतना भी नहीं करेगा तो फिर यार, फिर मैं कैसे तेरे को अपना छोटा भाई छोटी बहन कह दूं? मेरी तो बात मान ले। और बुढ़े मास्टरों की बात माना गया, चल ठीक है, मेरी तो मान ले। मेरे को पता है कैसे आएंगे तेरे, जो पता है। ठीक है, चलो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालो, ये तो नहीं बताऊंगा मैं। सारे क्वेश्चन नहीं बताता हूं, देखो सिंपल सार्ट बात है। मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन में तुम अटकोगे, वो मैं बता देता हूं। जैसे मेरे को पता चला 3 में तुम सेकंड पार्ट पे अटकोगे, तो मैंने थर्ड का सेकंड पार्ट बता दिया। मुझे पता था यहां पे तुम -11 में अटकोगे, वो मैंने बता दिया। मुझे पता है कहां पे तुम अटकोगे। पर अगर तुम अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कहां पे डाउट आ रहा है, तो तुम तो बस ऐसे बैठे हुए हो नॉर्मल बच्चे की तरह क्लास में, मजा नहीं आएगा। नोट्स प्लस डीपीपी दोनों पैरेलली चलते हैं। डीपीपी ऐसे नहीं है टाइम पास चीज है, डीपीपी को टाइम पास मत मानना। डीपीपी में भी जो क्वेश्चन डाल रहा हूं ना मैं, उसमें से भी सवाल आते हैं एग्जाम में, तो डीपीपी को हल्के में मत लेना यार। डीपीपी तो होमवर्क है बस। डीपीपी को नोट्स के इक्विवेलेंट ही मानो, नोट्स के इक्विवेलेंट ही मानो। चले तो होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा? होमवर्क रहेगा पहले तो आज के नोट्स रिवाइज करो, आज के नोट्स रिवाइज करना। और दूसरा होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट डीपीपी दे दूंगा मैं, नेक्स्ट डीपीपी अभी डल जाएगी रात में ही, उसको अटेम्प्ट करके आना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार लिखता हूं अटेम्प्ट करो। मैं ये नहीं कहता हूं तुम फाइनल आंसर तक निकालो, निकल जाए बहुत बढ़िया बात, नहीं निकले तो एटलीस्ट जहां पे तुम अटके हो वो चीज तो मैं बता दूंगा, जिससे जब फाइनल बोर्ड में बैठोगे तब ना अटको। ये बहुत छोटी छोटी चीज है यार। मैं तेरे को कल क्या बताया था, पिछली क्लास में मैं तेरे को क्या बताया था? मैं तेरे को तैयार करूंगा, मैं तेरा बेस बनाऊंगा आगे की क्लासेस के लिए। वो आगे जो इतना बड़ा पहाड़ आने वाला है ना तेरे सामने 11वीं में, जितने भी तेरे सपने हैं, जितने भी तेरे सपने हैं, जेई है, नीट, बहुत सारे बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे जेई या नीट वाले ही होते हैं। फिर कुछ बच्चे हैं जो एनडीए, कुछ बच्चे हैं कैट क्लैट और ये सब जाओगे तो 11 से ही गुजर के जाओगे, तो 11 से ही गुजर के। मैं उसके लिए तेरे को तैयार कर रहा हूं, मैं इसलिए तेरे को डांटता हूं क्यों? मुझे पता है ये छोटी छोटी चीजें ही हैं कि डीपीपी रोज ना करना, टेस्ट सही से नहीं करना। अब जैसे ये जो तुम्हारे डीपीपी में डाउट आए थे, ठीक है, अब तुमने सुन लिया मेरे से, जितने बच्चों ने भी अटेम्प्ट करी है डीपीपी, मैंने तुम्हारे डाउट क्लियर कर दिया। अब घर जाके ना इनको वापस अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि शोभित भैया ने बता दिया अब हो गया सॉल्व, हो गया मेरा डाउट क्लियर, ऐसे नहीं। क्लास के बाद वापस से उसको सॉल्व करो, अब आंसर निकालो, तब वो डाउट क्लियर माना जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तुम मानोगे नहीं। मेरी कोचिंग में मैथ्स का पहला टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे -1 नंबर थे, -1 नंबर मैथ्स के पहले टेस्ट में। मैं ये सोच रहा था क्या हुआ है। 11th की बात कर रहा हूं मैं, 11th क्लास में। 11th क्लास में मैं जेई की कोचिंग ले रहा था, मेरे मैथ्स के टेस्ट में पहले में -1 नंबर थे 11th क्लास के। और जब मैंने फाइनल जेई का एग्जाम दिया ना, उसमें मेरे सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में थे, क्योंकि इस गैप में ना मैंने वो चीज पहचान ली कि मैंने क्या गलतियां करी थी। अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे सामने कितना बड़ा एक पहाड़ आने वाला है। जब तुम 11वीं में घुसोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। उन सब चीजों के लिए रेडी कर रहा हूं कि ये बेसिक बेसिक चीजें समझ जाओ। क्लास के नोट्स रोज रिवाइज करने हैं क्लास के बाद, पहली चीज।
होमवर्क रोज करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है, जरूरी नहीं है सॉल्व हो, अटेम्प्ट करके आना है। दूसरी चीज, जब डीपीपी डिस्कस करवा रहा हूं तो जो डाउट आ रहा है उसको लिख लो और फिर उसके बाद क्लास खत्म होते ही उसको वापस तुरंत सॉल्व करो। ये नहीं कि बस डाउट सुन लिया हो गया क्लियर, ऐसे नहीं क्लियर होता। अब मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया, तुम्हें सॉल्व करने का हिंट दिया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है इसको वापस से अटेम्प्ट करो। अभी क्लास के बाद वापस से सॉल्व करने का ट्राई करो, आंसर निकालो, तब वो क्वेश्चन तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। मैंने बता दिया और तुमने सुन लिया, उससे डाउट नहीं क्लियर होगा। छोटी छोटी चीजें हैं ना, क्लास के नोट्स रिवाइज करने, डीपीपी अटेम्प्ट करना, डीपीपी को डिस्कशन के बाद वापस से री अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन नहीं हुए थे क्लास में सुनने के बाद री अटेम्प्ट करना, टेस्ट रेगुलरली, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं इसके लिए तेरे को तैयार करना चाह रहा हूं कि तू ये छोटी छोटी चीजों में ना फंसे 11th में आके, क्योंकि मैं तो इसी में फंसा था ना। मैं सोचता था क्या है डीपीपी छोड़ो, कौन करेगा। मैं सोचता था कौन रोज नोट्स रिवाइज करेगा, छोड़ो। वहीं अटक गया, वहीं फंस गया और 11वीं बर्बाद हो गई, वहीं फंस गया। अगर वो ना करा होता और अच्छी एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, तो उसके लिए तैयार कर रहा हूं। क्योंकि ये आदत मेरी 9-10 से ही पड़ी हुई थी ना, गंदी आदत। अगर कोई मुझे बता देता है ऐसे कि यार रोज होमवर्क कर लिया कर, रोज नोट्स रिवाइज कर लिया कर, अगर ये आदत मेरी 9-10 से ही पड़ जाती तो 11वीं में उसी आदत से मैं आगे बढ़ता, हो जाता सही। ठीक है, हमारे टाइम पे कोई नहीं था, तुम्हारे टाइम पे मैं हूं, तो सुन तो लो, बातें मान तो लो। तुम्हें भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम छोटी छोटी गलतियां करके कितना बड़ा आगे कुआं खोद रहे हो। तो जो नहीं अटेम्प्ट करके आया ना क्लास में डीपीपी, गलत कर रहे हो मेरी जान। मेरे को तेरी फिक्र है, मैं सही में बता रहा हूं, तेरे को तेरी फिक्र है। बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है यार मैं। तुम वही सोच रहे हो कि भैया क्या है यार, आप तो यार 11th क्या इतना कोई ऐसा कुछ होगा। अरे है